हेलो स्टूडेंट, कल हम थोड़ा इसको आ नहीं पाए थे इसलिए वीडियो नहीं बना पाए थे। आज उसी के आगे बताएंगे। जो नेक्स्ट वीडियो था क्या पढ़ाया था उसमें, हाँ, जो नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने बताया था गुणसूत्रों के बारे में कि किन किन कीटों में कौन कौन से गुणसूत्र होते हैं, उनमें लिंग का निर्धारण कैसे होता है। ठीक, अब हम आपको आगे बताएंगे जो नेक्स्ट टॉपिक था, मानव में आनुवांशिक अनियमितताएं। मानव में आनुवांशिक अनियमितताएं। आनुवांशिक मतलब गुणसूत्रों की अनियमितताओं से क्या क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं। ठीक, जो गुणसूत्र होते हैं उनके बंटवारे में अनियमितता हो जाती है या विभाजन में अनियमितता हो जाती है, जिससे कौन कौन सी विषमताएं उत्पन्न हो जाती हैं मानव में। ठीक, तो ये तो आप पहले से ही जानते हैं कि बाकी सभी दैहिक गुणसूत्र होते हैं। इसे कायिक गुणसूत्र भी कहते हैं। कितने? 44, मतलब 22 जोड़ी, 22 जोड़ी और 44 गुणसूत्र क्या होते हैं? ये सभी दैहिक गुणसूत्र होते हैं। इससे हमारे शरीर का ढांचा तैयार होता है। बाकी जो एक जोड़ी होते हैं, एक जोड़ी 2 गुणसूत्र, ये क्या होते हैं? ये होते हैं लिंग गुणसूत्र। इससे हमारा लिंग निर्धारित होता है। मतलब इन्हीं दोनों गुणसूत्रों की संरचनाओं में अनियमितताएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो इससे क्या होता है, जो शिशु उत्पन्न होता है उसमें कुछ विषमताएं आ जाती हैं। ठीक, अब अनियमितता कैसी होती है? जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे पूछ दिया 22वें जोड़े, 22वें जोड़े में, तो 22वें जोड़े में क्या होता है कि 2 जोड़ी होते हैं। जैसे 22वें गुणसूत्र हमने लिया, 22 में भी 2 होंगे, 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, सब में 2 जोड़ी होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, किसी जोड़े में 2 की जगह 3 जोड़ी गुणसूत्र उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक, अब जब 3 से जोड़ी गुणसूत्र उत्पन्न हो जाएंगे तो इसे बोलते हैं एकादि सूत्रता। एकादि सूत्रता या इसी को बोलते हैं ट्राइसोमी। मतलब 2 से 1 ज्यादा हो गए, मतलब 3 हो गए। किसी किसी जोड़े में 2 से 3 हो सकते हैं, 21 में हो सकते हैं, 18 में, 15 में, किसी भी जोड़े में एक गुणसूत्र ज्यादा हो जाता है तो इसे ट्राइसोमी, एक आदि सूत्र, मतलब एक अधिक। तो इस स्थिति को कहते हैं हम एकादि सूत्रता, जिससे शिशुओं में विषमताएं उत्पन्न हो जाती हैं। और कभी कभी क्या होता है, एक सूत्रता आ जाती है। एक सूत्रता मतलब 2 जोड़ी होते हैं, 2 की जगह 1 ही रहता है। 22वें में कितने? 2 जोड़ी होंगे तो 1 ही बचेगा, तो इसे एक सूत्रता कहते हैं। इसे कहते हैं हम मोनोसोमी। जब एक सूत्र, एक ही गुणसूत्र आएगा तो भी बहुत सी अनियमितताएं आ जाती हैं। तो देखो, गुणसूत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक तो दैहिक या कायिक गुणसूत्र, दूसरा होता है लिंग गुणसूत्र। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दैहिक गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन द्वारा। पहली हेडिंग डालेंगे दैहिक गुणसूत्रों में परिवर्तन द्वारा अनियमितताएं। जो दैहिक गुणसूत्र होते हैं 1 से लेके कितने तक? 22 तक। मतलब जो 44 दैहिक गुणसूत्र होते हैं उनमें परिवर्तन से कौन कौन सी अनियमितताएं उत्पन्न होती हैं। तो पहला है नंबर 1 डालेंगे, ए नंबर डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम तो देखो दैहिक गुणसूत्रों में परिवर्तन से कुछ अनियमितताएं होती हैं।
उत्पन्न होती हैं। उसमें पहली हेडिंग है डाउन सिंड्रोम। तो देखो डाउन सिंड्रोम क्या है, इसे मंगोली जड़ता या मंगोली जड़ता भी कहते हैं। एक प्रजाति होती है मंगोल, मंगोलिया एक देश है, तो मंगोलिया में ऐसे लोग पाए जाते हैं, जिस शकल के मंगोलिया में लोग पाए जाते हैं हमारे यहाँ नहीं पाए जाते। लेकिन अगर किसी में डाउन सिंड्रोम रोग किसी शिशु में उत्पन्न होता है तो उसका चेहरा जब वो पैदा होगा तो उसका चेहरा मंगोलों जैसा होता है। मंगोलों का चेहरा कैसा, माथा चौड़ा होता है, आंखें घुसी हुई होती हैं, चेहरा मोटा भरा हुआ होता है, गर्दन उनकी छोटी होती है, बाल रूखे सूखे होते हैं और शरीर का आकार ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। ठीक, तो ये मंगोल डाउन सिंड्रोम रोग होता है। ठीक, तो सबसे पहले इसके बारे में पढ़ेंगे। इस रोग को मंगोलियन जड़ बुद्धिता, इसी रोग को क्या कहते हैं, मंगोलियन जड़ बुद्धिता, मंगोलियन जड़ बुद्धिता कहते हैं। इस रोग का वर्णन सर्वप्रथम 1866 में लैंडलॉर्ड डाउन्स ने किया था। लैंडलॉर्ड डाउन ने इसका सर्वप्रथम अध्ययन किया था, इसलिए उन्होंने इस रोग को अपने नाम पर आधारित कर दिया। मतलब डाउन्स रोग का पहला जो लास्ट वर्ड उनका था, उन्होंने अपने नाम पर ही इसका नाम रख दिया डाउन। ठीक, तो तभी से इसे डाउन सिंड्रोम कहते हैं। राम राम। अरे यार हमारे साथ कौन है यार, कौन ले आया यार, ध्यान में रख गया। ऊपर आया। ठीक, तो इसके लक्षण लिखेंगे। आपके लक्षण क्या होते हैं डाउन सिंड्रोम के, इसके लक्षण में लिखेंगे। इस रोग के कारण व्यक्तियों का चेहरा मंगोलों जैसा हो जाता है। जैसा कि हमने बताया था, मंगोल एक प्रजाति होती है, मंगोलिया देश के लोगों की प्रजाति होती है। तो इस रोग के लक्षण अगर किसी शिशु में हुए तो उनका चेहरा क्या हो जाता है, मंगोलियों जैसा हो जाता है। इसमें माथा चौड़ा हो जाता है, गर्दन छोटी व चौड़ी, अंगुलियां छोटी, हथेली में एक सिमीपन रेखा तथा पादों में पहली और दूसरी अंगुलियों के बीच विदर होता है। मतलब क्या होता है, हाथ की अंगुलियां छोटी हो जाती हैं और पैरों की अंगुलियों के बीच में विदर मतलब गैप हो जाता है। विदर का मतलब होता है कि जो पैर की उंगलियां होती हैं उनमें गैपिंग ज़्यादा हो जाती है, एक से दूसरी उंगली में थोड़ा गैप, तीसरी उंगली में थोड़ा गैप, और हाथ की उंगलियां क्या होती हैं, छोटी हो जाती हैं। हथेली में एक सीमीपन रेखा, सीमीपन रेखा क्या होती है, हाथ में एक सीधी रेखा। हमारे हाथ में कितनी रेखाएं, कई रेखाएं हैं, लेकिन उनकी हथेलियों में एक ही रेखा होती है, सीधी रेखा होती है, एक सीमीपन रेखा होती है। चेहरा चांद के समान तथा नेत्र एक दूसरे से काफी दूर। चेहरा क्या होता है, चांद के समान हो जाता है, चांद सा चेहरा हो जाता है। ठीक, गोल एकदम। अभी हमारा चेहरा कैसा होता है, गोल नहीं होता है, तो चेहरा चांद के समान गोल हो जाता है। और आंखें क्या होती हैं, एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन पर थोड़ी दूर होती हैं, आंखें भी दूर दूर हो जाती हैं। मंगोलियों की आंखें दूर दूर होती हैं, याद रखना। नाक चपटी हो जाती है, जो उनकी नाक होती है नाक चपटी हो जाती है। कान छोटे होते हैं। नाक चपटी का मतलब, अभी हमारी नाक लंबी होती है, उनकी बिल्कुल चपटी होती है, बिल्कुल चेहरे से छूती हुई। मुख खुला हुआ, मुख हमेशा खुला रहता है। निचला होठ बाहर को उभरा हुआ होता है और मोटी व बाहर निकली, जीभ मोटी व बाहर निकली रहती है। जो एक होंठ है वो हमेशा बाहर निकला रहता है और जीभ भी हमेशा मोटी हो, क्योंकि उसकी जीभ कैसी होती है, मोटी होती है और बाहर की ओर निकली रहती है। तो ये कुछ लक्षण होते हैं उस व्यक्तियों के। और एक मेन लक्षण और होता है ऐसे व्यक्तियों का या ऐसे शिशु का जो बुद्धि होती है बहुत ही कम होती है, या मस्तिष्क होता है अल्प विकसित होता है, मंद बुद्धि के होते हैं और अल्प विकसित होते हैं। हालांकि मंगोल मंद बुद्धि के नहीं होते, उनका चेहरा ही ऐसा होता है, चेहरा उनका ऐसा होता है, वो मंद बुद्धि के नहीं होते हैं, वो नासामान्य बुद्धि के होते हैं, लेकिन उनके चेहरे के समान होता है इसका चेहरा। मंगोल तो क्या होते, जीते 40, 50, 60 साल तक जीते हैं। ऐसे बच्चे ज़्यादातर ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने 6 महीने तक जीवित रह पाते हैं।
ठीक, तो हमारे यहाँ अगर ऐसा बच्चा पैदा हो जाता है तो उसको क्या कह देते हैं, पूजा करने लगते हैं, भगवान का अवतार है, दुनियादारी बोलने लगते हैं। तो ये देखो, ये कोई भगवान का अवतार नहीं होता है, हमारे जीनी परिवर्तनों के कारण ऐसे बच्चे होते हैं। जीन में परिवर्तन हो जाता है, अच्छी तरह विखंडन नहीं हो पाता है, कोशिकाओं का बंटवारा अच्छी तरह नहीं हो पाता है। तो क्या होता है कि किसी जोड़े में एक जीन ज़्यादा हो जाता है, तो इससे ये लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। ये एक जेनेटिक रोग होता है जो जीनी दैहिक गुणसूत्रों के जीन में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। जो दैहिक गुणसूत्र होते हैं, हमारे शरीर का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, उन गुणसूत्रों में अनियमितता के कारण उत्पन्न होता है। अब कारण क्या होता है, लक्षण लिख लिया, अब इसका कारण भी लिखेंगे। ठीक, तो कारण इसका सिंपल सा कारण होता है कि जो 21वां गुणसूत्र होता है उसमें 2 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, तो 21 में 3 गुणसूत्र हो जाते हैं, मतलब 3 जोड़ी होता है, ट्राइसोमी हो जाता। 21वें गुणसूत्र के जोड़ा क्या हो जाते, ट्राइसोमी हो जाता है, 2 की जगह 3 हो जाते हैं। इससे 46 की जगह कितने गुणसूत्र हो जाते हैं, 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, मतलब 21वां जोड़ा वो ट्राइसोमी हो जाता है। 22 की जगह 23 हो जाते हैं। तो जब 21वें गुणसूत्र में 3 हो जाएंगे तो टोटल गुणसूत्रों की संख्या में कितने, 47 हो जाएंगे। तो 46 की जगह 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, जिससे शिशुओं में डाउन सिंड्रोम की स्थिति पैदा हो जाती है। तो इसमें लिखा है यह रोग 21वें गुणसूत्र में एक आधी सूत्रता के कारण होता है, मतलब ट्राइसोमी। 21वां गुणसूत्र होता है, उसमें एक अधिक गुणसूत्र हो जाता है, जिससे वो ट्राइसोमी बन जाता है, मतलब 21वें गुणसूत्र में 3 गुणसूत्र हो जाते हैं, जिससे वो क्या हो जाता है, ट्राइसोमी हो जाता है। इससे 21वें जोड़े में एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है, जिसके कारण कुल गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। अब जब एक बढ़ जाएगा तो कुल गुणसूत्र कितने हो जाएंगे, 47 हो जाएंगे, इसी को बोलते हैं ट्राइसोमी। ठीक, डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों में 30% बच्चे 1 वर्ष की आयु तक और 50% बच्चे 5 वर्ष की आयु तक मर जाते हैं। ठीक, तो क्या लिखा है कि 30% बच्चे क्या होते हैं, 1 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहते हैं, और 50% बच्चे 4 या 5 साल तक ही जीवित रहते हैं। ठीक, इतने ही तक जीवित रहते हैं, इतने में वो मर जाते हैं, क्योंकि मस्तिष्क का विकास नहीं होता है, बुद्धि का विकास नहीं होता है शरीर, और ये नपुंसक भी होते हैं, मतलब जनन अंग इसके अल्प विकसित माने जाते हैं, क्योंकि पता तो नहीं चलता। बच्चा जब 1 साल का होगा तो कैसे पता चलेगा जनन अंग विकसित है कि नहीं, तो मतलब माना जाता है इसके जनन अंग भी क्या अल्प विकसित होते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट है अल्जीमर्स रोग, दूसरा है बी नंबर, अल्जीमर्स रोग। ठीक, तो देखो यह अल्जीमर्स, या इसको अल्जाइमर भी बोलते हैं, अल्जाइमर या अल्जीमर्स एक ही होता है। तो देखो ये रोग मस्तिष्क में क्या होता है, जब गुणसूत्रों द्वारा हमारे मस्तिष्क का विकास होता है तो मस्तिष्क में एक प्रोटीन होता है जिसे बोलते हैं एमाइलोइड बी पेप्टाइड, बीटा पेप्टाइड, एमाइलोइड बीटा पेप्टाइड। एक क्या होता है, एंजाइम होता है, प्रोटीन होता है एमाइलोइड बीटा पेप्टाइड। ठीक, मस्तिष्क में एक प्रोटीन पाया जाता है एमाइलोइड बीटा पेप्टाइड, जिसका नाम है, इस प्रोटीन के अभाव के कारण अल्जीमर्स रोग उत्पन्न हो जाता है। ठीक, जब भ्रूण प्रक्रिया के दौरान इस प्रोटीन का अभाव हो जाता है तो अल्जीमर्स रोग पैदा हो जाता है मस्तिष्क में। इसमें क्या होता है, ये जो एमाइलोइड बीटा पेप्टाइड प्रोटीन्स होता है, इसका अभाव हो जाता है, ये एक जगह जम जाता है, जम जाने के कारण इसका जमाव हो जाता है
तो शरीर में इसका अभाव हो जाता है, पूर्ति नहीं हो पाती है। तो जमाव के कारण होता है, जिससे मस्तिष्क के न्यूरॉन नष्ट होने लगते हैं। जब ये जम जाता है, फैल नहीं पाता है, तो मस्तिष्क के न्यूरॉन्स क्या होते हैं, नष्ट होने लगते हैं, क्योंकि ये पूरे मस्तिष्क में फैलना चाहिए, मस्तिष्क को इसकी पूर्ति होना चाहिए। जब इसका जमाव हो जाता है तो इसके अभाव के कारण मस्तिष्क के न्यूरॉन्स क्या होते हैं, नष्ट होने लगते हैं। जब न्यूरॉन्स नष्ट होने लगते हैं तो 21वें क्रोमोसोम पर कुछ जीन्स स्थित होते हैं जो इस रोग की संभावना को व्यक्त करते हैं। इस रोग की वजह से मनुष्य की याददाश्त तथा निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है। तो क्या होता है, 21वीं जोड़े में कुछ जीन्स होते हैं जो इसकी सूचना देते हैं कि हमको इस शिशु को अल्जाइमर्स रोग उत्पन्न हुआ है। ये रोग जिस शिशु में उत्पन्न हो जाता है तो उसके सोचने और समझने की क्षमता या याददाश्त या निर्णय लेने की क्षमता क्या होती है, नष्ट हो जाती है। देखो, ये आनुवांशिक रोग जीनी उत्परिवर्तन से रोग उत्पन्न होता है, लेकिन ये शिशु में हो सकता है, शिशु में नहीं, वयस्कावस्था में हो जाए। ठीक, तो ये गुणसूत्र या क्रोमोसोम से संबंधित रोग होता है, जरूरी नहीं है कि शिशु में हो। ये अल्जाइमर्स, बहुत एक वैज्ञानिक थे, कई लोगों को, बड़ी बड़ी हस्तियां ऐसी हुई कि जिनको ये रोग हुआ, अल्जाइमर्स जिसको बोलते हैं। अल्जाइमर्स में क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और उसकी याददाश्त जाने लगती है, निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है। ये रोग वयस्कों में काफ़ी चर्चित लोगों को हुआ है। ठीक, तो आगे है क्राई टू चैट सिंड्रोम। सी नंबर, क्राई टू चैट सिंड्रोम। क्राई टू चैट सिंड्रोम, इसके बारे में पढ़ेंगे। इस रोग के कारण बच्चा अत्यधिक मानसिक विकृति वाले होते हैं। तो क्राई टू चैट सिंड्रोम होता है, इस रोग से ग्रसित बच्चे अत्यधिक मानसिक विकृति वाले होते हैं, उनमें मानसिक विकृति बहुत ज़्यादा होती है। इस रोग में बालक बिल्ली की भांति चिल्लाता है, जो क्राई टू चैट, क्राई टू कैट, चैट नहीं है, क्राई टू कैट है। ठीक, अगर आप क्राई टू कैट लिखना है या क्राई टू चैट लिखना है तो देखो, जो PDF है उसमें क्राई टू कैट नहीं है, क्राई टू चैट लिखा है। ठीक, आप करना क्राई टू कैट, क्राई टू कैट लिख लेना। बिल्ली की भांति चिल्लाता है, इस रोग में जो बच्चा है बिल्ली की भांति चिल्लाता है। यह रोग ऑटोसोम की मोनोसोमी के कारण होता है। इसमें गुणसूत्र 5 की छोटी भुजा का विलोपन हो जाता है, यद्यपि गुणसूत्र की संख्या 46 ही रहती है। ठीक, तो गुणसूत्र 5, जो 5वां गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र नंबर 5, गुणसूत्र कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं। ठीक, तो इनकी जो छोटी भुजाएं होती हैं, 2 बड़ी होती हैं, 2 छोटी होती हैं। तो एक छोटी भुजा का क्या होता है, विलोपन होने लगता है, एक भुजा छोटी होने लगती है। हालांकि गुणसूत्र रहते हैं 46, जो छोटी भुजा होती है उसका धीरे धीरे विलोपन होने लगता है, मतलब छोटी होती जाती है। तो जैसे ही वो छोटी होती जाती है, इस रोग से बच्चा ग्रसित होता जाता है और वो बिल्ली की भांति चिल्लाने लगता है। ठीक, तो इसका मैटर हम आपको भेज देंगे, उसे लिख लेना। अब है एडवर्ड सिंड्रोम। ठीक, नेक्स्ट है एडवर्ड सिंड्रोम। यह सिंड्रोम 18वें जोड़े गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की अधिकता। अब देखो, ये वाला जो रोग होता है एडवर्ड सिंड्रोम, 18वें जोड़े जो गुणसूत्र होते हैं उस पर एक गुणसूत्र की अधिकता के कारण, मतलब 18वां जोड़ा जो होता है तो क्या हो जाता है, ट्राइसोमी हो जाता है।
जिससे 18वें जोड़े में कितने 3 गुणसूत्र हो जाते, इसमें भी 47, उसमें 21वें में थे, इसमें 18वें में थे। देखो अगर अलग अलग जोड़ों में गुणसूत्रों की अधिकता होती तो अलग अलग सी विभिन्नताएं आती, अलग अलग सी लक्षण आते, एक से लक्षण नहीं आते। 15वें में अगर एक एक्स्ट्रा बढ़ जाए गुणसूत्र तो उसमें अलग लक्षण आएंगे, 17वें में अगर बढ़ जाए तो उसमें अलग। देखो अलग अलग गुणसूत्र में अलग अलग लक्षण के बच्चे पैदा होते हैं, ठीक, एक से नहीं होते, ठीक। तो इसमें क्या होता है, 18वें गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की अधिकता अर्थात ट्राइसोमी के कारण होता है। इन बच्चों में मानसिक मंदता, विरक्ति, छोटा सर, जालीयुक्त गर्दन, छोटा अंगूठा, नीचे लटके लंबे बाल, कान, छोटा मुंह आदि अनेक लक्षण पाए जाते हैं, ठीक। और इस रोग से उत्पन्न बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा 4 माह तक जीवित रहते हैं। देखो लक्षण लगभग सेम है, डाउन सिंड्रोम जैसे विकृतियाँ होती हैं, लेकिन डाउन सिंड्रोम में क्या था, 30% बच्चे 1 साल तक जीवित रहते थे, 50% 4 या 5 साल तक। इसमें क्या है, सभी बच्चे औसतन 4 या 5 महीने में ही मर जाते हैं। तो इसे कहते हैं एडवर्ड सिंड्रोम। इस रोग की खोज एडवर्ड नामक वैज्ञानिक ने की थी, तो उन्होंने इसका नाम अपने नाम के ऊपर रख दिया, एडवर्ड सिंड्रोम। नेक्स्ट है पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम नेक्स्ट है पटाऊ सिंड्रोम, ठीक। यह सिंड्रोम 13वें गुणसूत्र जोड़े में एक गुणसूत्र की अधिकता। अब देखो ये रोग 13वें गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की अधिकता के कारण होता। जब 13वें गुणसूत्र में एक गुणसूत्र अधिक हो गया तो उससे अलग लक्षण उत्पन्न हो गए। अधिकता अर्थात ट्राइसोमी के कारण इन बच्चों में होता है। इसमें 13वें गुणसूत्र की संख्या 3 होती है, अतः इसके कुल गुणसूत्र 47 हैं। इस सिंड्रोम से प्रभावित बच्चे अधिकतर जन्म नहीं ले पाते हैं। मतलब जो इस सिंड्रोम से प्रभावित बच्चे होते हैं अधिकतर वो जन्म ही नहीं ले पाते, जन्म से पहले माँ की कोख में ही मर जाते हैं। जन्म लेने से पहले ही मर जाते हैं। केवल कुछ बच्चे ही 2 वर्ष तक जीवित रहते हैं। मतलब कुछ बच्चे हैं ऐसे होते हैं जो जन्म लेते हैं और 2 वर्ष तक जीवित रहते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जन्म लेने से पहले ही मर जाते हैं, 2 वर्ष तक जीवित रह पाते। इनके सर बहुत छोटा होता है और ये मानसिक मंदता से प्रभावित होते हैं। इनमें नाक चोंच जैसी होती है, आंखें दूर दूर होती हैं, हृदय रोग, वृक्क प्रकार आदि संरचनाएं होती हैं, ठीक। तो आपने भी देखा होगा गांव में आसपास कुछ बच्चे जन्म से ही मंद बुद्धि के पैदा होते हैं, या मतलब बुद्धि उनकी कम होती है, कमज़ोर होते हैं, तो वो देखो जीनी रोग होते हैं। गुणसूत्रों की अनियमितता के कारण उत्पन्न होते हैं। तो हम बच्चों को देखकर ही पहचानते हैं। जो बच्चे बैठे रहते पागलों जैसी हरकत करते हैं, उनको खड़ा करके उठाना पड़ता है, खाना भी हाथ से खिलाना पड़ता है। तो देखो आप समझ जाना तुरंत कि ये जीनी विकृति के कारण उत्पन्न रोग से बच्चे पैदा हुए। इनके गुणसूत्रों में कुछ ना कुछ मतलब इनके गुणसूत्रों में कुछ ना कुछ डिफरेंट है, मतलब कुछ ना कुछ अलग विकास हुआ इनके गुणसूत्रों का। छोटे हो जाएं गुणसूत्र की भुजाएं छोटी हो जाएं तो अलग मतलब रोग उत्पन्न होते हैं। एक भुजा हट जाए तो अलग होते हैं, या 2 की जगह 3 हो जाए तो अलग रोग उत्पन्न होते हैं। तो आप समझ जाना इसके गुणसूत्रों के जोड़े में, किसी जोड़े में एक गुणसूत्र अधिक हुआ है। अब जैसे चौथे जोड़े के गुणसूत्र में एक ट्राइसोमी अगर हो जाए तो उसमें हो सकता है बच्चा पैदा हो और कई वर्षों तक जीवित रहे, लेकिन उसकी मंद बुद्धि होगी, उच्चारने मतलब सोचने समझने की क्षमता भी कम होगी। आपने बहुत से बच्चे ऐसे गाँव में देखे होंगे, ठीक। तो गुणसूत्र की अविरतता के कारण ही उत्पन्न होते हैं, ठीक। तो इस वीडियो में आपको सिर्फ दैहिक गुणसूत्रों की अनियमितता के कारण जो रोग उत्पन्न होते हैं वही बताएं। अब कल के वीडियो में क्या होगा, जो लिंग गुणसूत्रों की अनियमितता के कारण जो रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एक रोग होता है जो लिंग गुणसूत्रों में की अनियमितता के कारण उत्पन्न होता है, वो हम कल की वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतने ही आपको पढ़ने हैं, इसका मैटर हम आपको भेज देंगे, लिख लेना, ठीक।